शहर की चकाचौंध के बीच आरिफ का दफ्तर 20वीं मंजिल पर स्थित था। कांच की दीवारों के पीछे उसकी मेज पर फाइलों का अंबार लगा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी और आरिफ एक के बाद एक कॉल काट रहा था। उसने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। मीटिंग शुरू होने में केवल 5 मिनट बचे थे। उसने तेजी से मेज पर बिखरे कागजों को समेटा और लैपटॉप को बंद किया। कमरे में मौजूद हर फाइल और हर डिजिटल स्क्रीन उसकी सफलता की गवाही दे रही थी। लेकिन आरिफ के पास एक सेकंड का भी ठहराव नहीं था। उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं और केबिन के भारी दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकल आया। गलियारे में उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। लिफ्ट के पास पहुंचते ही उसने फिर से घड़ी देखी। समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। वह तेजी से लिफ्ट के बटन दबाता है और दरवाजे के खुलने का इंतजार करता है। उसके दिमाग में केवल अगली डील और क्लाइंट्स की सूची चल रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वह अंदर दाखिल हुआ और बटन दबा दिया। नीचे की दुनिया उसे बुला रही थी। आरिफ की कार शहर की भीड़ को चीरते हुए उसके आलीशान बंगले के सामने रुकी। घर के भीतर की रोशनी मंद थी। लिविंग रूम में कीमती कलाकृतियां सजी थीं और हवा में महंगी सुगंध घुली थी। आरिफ ने अपना बैग सोफे पर पटका और सीधे अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। लेकिन उसी घर के एक कोने में एक छोटी सी खिड़की के पास मां घंटों से बैठी थीं। उनकी नजरें गेट पर टिकी थीं। हर बार जब बाहर किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आती, उनकी पलकें तेजी से झपकतीं। वे दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयों को देख रही थीं। घर के बड़े हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आरिफ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की नीली रोशनी में डूबा था, जबकि मां के पास केवल अंधेरा और खामोशी थी। मां ने एक बार उठकर रसोई की ओर कदम बढ़ाए, फिर रुक गईं। उन्होंने मेज पर रखे पानी के गिलास को छुआ और वापस उसी कुर्सी पर आकर बैठ गईं। आरिफ के पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन उस घर में मां के लिए समय जैसे ठहर गया था। वह खिड़की के बाहर के अंधेरे को निहारती रही और इंतजार और भी लंबा होता जा रहा था। आरिफ के कमरे की खामोशी में अचानक बचपन की धुंधली यादें उभरने लगीं। वह समय जब घर की छत से पानी टपकता था और चूल्हा बुझने की कगार पर होता था। आरिफ ने देखा उसकी मां के हाथ दूसरों के घरों में बर्तन मांजते हुए लाल पड़ गए थे। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जातीं और देर रात तक काम करतीं। आरिफ ने उन्हें अक्सर ठंडे पानी में हाथ डुबोकर काम करते देखा था। उनकी उंगलियों पर पड़ी दरारें उस कठोर संघर्ष की गवाह थीं। एक दिन आरिफ ने मां के हाथों को अपने हाथों में लिया। वे खुरदरे थे और उनमें साबुन की तीखी गंध बसी थी। मां ने पसीना पोंछते हुए उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान। आरिफ ने उसी क्षण अपनी मुट्ठी भींची और मां की आंखों में झांकते हुए कहा, मां, मैं वादा करता हूं, एक दिन मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उस स्पर्श की गर्माहट आज भी आरिफ के जहन में ताजा थी। वह बचपन का वह छोटा सा कमरा, वह टूटी हुई मेज और मां का वह संघर्ष, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैर गया। आरिफ ने उस दिन जो संकल्प लिया था, वह उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बन गया। उसने मां के उस पसीने और मेहनत के कर्ज को उतारने की ठान ली थी और यही जुनून उसे आज की इस दौड़ में खींच लाया था। आरिफ ने अपना वादा पूरा कर दिखाया था। अब उसके पास आलीशान दफ्तर था, जहां से शहर की चकाचौंध उसके कदमों में दिखाई देती थी। उसकी मेज पर फाइलों का अंबार लगा था और फोन की घंटी हर पल बजती रहती थी। उसने मां को वह सब कुछ दिया जिसका उसने सपना देखा था। आलीशान घर, नौकर, चाकर और दुनिया की हर सुख सुविधा। लेकिन इस सफलता की एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। आरिफ की दुनिया अब मीटिंग्स, क्लाइंट्स और डेडलाइंस के इर्द गिर्द सिमट गई थी। वह हर दिन अपनी घड़ी देखता, जिसमें मीटिंग के लिए केवल 5 मिनट बचे होते थे। वह तेजी से केबिन से बाहर निकलता, अपनी कार की चाबियां घुमाता और ट्रैफिक में फंस जाता।
उसके पास माँ के लिए दुनिया की हर चीज थी, सिवाय उस समय के जो उसने बचपन में माँ के साथ बिताया था। जैसे जैसे आरिफ की कामयाबी का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया, माँ के साथ बिताए जाने वाले पलों का ग्राफ नीचे गिरता गया। वह घर तो लौटता, लेकिन उसका दिमाग अभी भी दफ्तर की फाइलों में उलझा रहता। सफलता की इस दौड़ में उसने माँ के लिए जो घर बनाया था, वह अब एक सोने का पिंजरा बन चुका था। माँ के पास अब काम करने की मजबूरी नहीं थी, लेकिन उनके पास अब आरिफ की मौजूदगी का अभाव था। आरिफ ने माँ को दुनिया की हर खुशी तो दे दी, लेकिन उस खुशी की कीमत माँ का अकेलापन बन गई थी। देर रात आरिफ घर के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। वह अपनी कार की चाबियां मेज पर जोर से पटकता है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन उसकी नजरें अभी भी फोन की स्क्रीन पर टिकी हैं। वह सोफे पर बैठते ही अपना लैपटॉप बैग खोलता है। बैग से बाहर निकलते ही फाइलों का ढेर मेज पर फैल जाता है। वह एक फाइल उठाता है, पन्ने पलटता है और पेन से कुछ नोट करने लगता है। कमरे में केवल लैपटॉप के पंखे की गूंज और कागजों के सरसराने की आवाज सुनाई देती है। आरिफ की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही हैं। वह एक ईमेल टाइप करता है, फिर दूसरी फाइल की ओर झुक जाता है। उसके आसपास का सन्नाटा उसे परेशान नहीं करता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर चमकते हुए आंकड़ों पर है। वह एक गिलास पानी उठाता है, लेकिन उसे पिए बिना ही वापस रख देता है, क्योंकि फोन पर एक और नोटिफिकेशन बज उठता है। वह अपनी कुर्सी को थोड़ा और मेज के करीब खींचता है। आरिफ के लिए अब घर का कमरा केवल एक और दफ्तर बन चुका है। वह फाइलों के बीच इतना खोया हुआ है कि उसे यह भी याद नहीं कि माँ किस कमरे में है। वह बस एक के बाद एक काम निपटाने में लगा है। रात के अंधेरे में उसके लैपटॉप की रोशनी ही उसके चेहरे पर एकमात्र चमक है। आरिफ की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ रही हैं। वह एक फाइल बंद करता है और दूसरी खोलता है। तभी बरामदे की ओर से धीमी आहट सुनाई देती है। माँ धीरे धीरे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक जाती है। वह कुछ देर आरिफ को काम में डूबा हुआ देखती रहती है। आरिफ की नजरें स्क्रीन पर जमी है। वह एक बार भी ऊपर नहीं देखता। माँ एक कदम अंदर रखती है और अपनी कांपती हुई उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेती है। कमरे की हवा में एक भारी सन्नाटा है, जिसे केवल आरिफ के पेन की खुरच और लैपटॉप की धीमी आवाज तोड़ रही है। माँ की सांसें धीमी है। उनकी निगाहें आरिफ के चेहरे पर टिकी हैं, जो अब पूरी तरह से फाइलों की छाया में छिपा है। माँ धीरे से अपना हाथ मेज के किनारे पर रखती है। वह अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करती है। माँ कहती है, आरिफ, क्या तुम मेरे पास 10 मिनट बैठ सकते हो? माँ की आंखों में एक गहरी थकान है, लेकिन उनके स्वर में एक उम्मीद की आखिरी किरण बाकी है। वह आरिफ के जवाब का इंतजार करती है। आरिफ के कान में माँ के शब्द पड़ते हैं, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकती नहीं है। वह स्क्रीन पर चमकते हुए आंकड़ों को घूरता रहता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बस काम का तनाव है। वह एक गहरी सांस लेता है, जैसे कोई रुकावट उसके रास्ते में आ गई हो। आरिफ की नजरें अभी भी लैपटॉप पर टिकी हैं। वह एक बार भी माँ की ओर नहीं देखता। वह अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे धकेलता है, जिससे फर्श पर एक तीखी आवाज होती है। आरिफ कठोर स्वर में कहता है, माँ, एक जरूरी क्लाइंट का फोन आने वाला है। मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है। उसके शब्द कमरे में पत्थर की तरह गिरते हैं। वह अपनी फाइल को जोर से बंद करता है और फोन की स्क्रीन को चेक करने लगता है। आरिफ का पूरा शरीर काम की ओर झुका हुआ है, जैसे वह किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहा हो। वह मेज पर रखे पेन को उठाता है और कागजों पर तेजी से कुछ लिखने लगता है। माँ अभी भी वहीं खड़ी है, लेकिन आरिफ के लिए उनका अस्तित्व अब केवल एक बाधा बन गया है। वह एक और फाइल खोलता है और पन्ने पलटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। आरिफ के लिए उस क्लाइंट की कॉल माँ की मौजूदगी से कहीं ज्यादा कीमती हो गई है। वह अपनी कुर्सी पर फिर से जम जाता है और अब उसका ध्यान पूरी तरह से फोन की घंटी के इंतजार में लग गया है। वह माँ की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। आरिफ के शब्दों के बाद कमरे में
एक भारी सन्नाटा पसर जाता है। मां की उंगलियां धीरे से मेज के किनारे से हटती हैं। वह कोई तर्क नहीं देती, कोई शिकायत नहीं करती। उनकी पीठ थोड़ी और झुक जाती है। वह धीमी गति से मुड़ती हैं और कमरे के कोने में बनी बड़ी खिड़की की ओर कदम बढ़ाती हैं। उनके चलने की आवाज फर्श पर बहुत धीमी है, जैसे वे खुद को कमरे के शोर से अलग कर रही हों। खिड़की के पास पहुंचकर वे अपना एक हाथ ठंडे कांच पर टिका देती हैं। बाहर दिन का उजाला तेजी से सिमट रहा है। क्षितिज पर सूरज नारंगी और लाल रंग की लकीरों के साथ डूब रहा है। मां की नजरें उसी डूबते हुए सूरज पर टिकी हैं। उनकी आंखों की पुतलियां स्थिर हैं, जैसे वे उस रोशनी में कुछ खोया हुआ ढूंढ रही हों। कमरे के भीतर की कृत्रिम रोशनी और बाहर की ढलती शाम के बीच एक गहरा विरोधाभास है। मां की परछाई खिड़की के कांच पर धुंधली दिखाई दे रही है। वे एक लंबी भारी सांस लेती हैं, जो उनके सीने के उठने और गिरने से साफ महसूस होती है। बाहर की दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही है। अगले कुछ दिन आरिफ की जिंदगी एक तेज रफ्तार मशीन की तरह चलती है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी फाइलें समेटकर घर से निकल जाता है। दिन भर का समय दफ्तर की बैठकों और फोन कॉल की गूंज में बीतता है। वह घर लौटता है तो घड़ी की सुइयां आधी रात को पार कर चुकी होती हैं। घर के गलियारे में उसके जूतों की आवाज गूंजती है, लेकिन वह रुकता नहीं है। आरिफ सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ता है। रास्ते में मां का कमरा पड़ता है, जिसका दरवाजा हमेशा की तरह बंद है। वह एक पल के लिए वहां रुकता है। उसकी नजरें लकड़ी के उस बंद दरवाजे पर टिकती हैं। अंदर से कोई रोशनी बाहर नहीं आ रही है। आरिफ अपना लैपटॉप बैग कंधे से उतारता है और उसे दीवार के पास पटक देता है। वह दरवाजे को एक नजर देखता है, लेकिन हाथ बढ़ाने के बजाय अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेता है। वह अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेता है। अगले दिन फिर वही सिलसिला दोहराया जाता है। आरिफ घर में मौजूद है, लेकिन वह एक अदृश्य दीवार के पीछे है। मां के कमरे का बंद दरवाजा अब एक ऐसी सीमा बन चुका है जिसे आरिफ पार करने की कोशिश भी नहीं करता। वह बस अपनी फाइलों में डूबा रहता है। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर गलियारे में गिरती है। आरिफ अपनी घड़ी की टिक टिक के साथ जागता है। वह अपनी फाइलों को बैग में भरता है और तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलता है। गलियारे में सन्नाटा इतना गहरा है कि उसके जूतों की आवाज फर्श पर किसी भारी पत्थर के गिरने जैसी सुनाई देती है। वह हर दिन की तरह मां के कमरे के सामने से गुजरता है, लेकिन आज वह रुक जाता है। दरवाजा पूरी तरह बंद है। आरिफ अपना हाथ ऊपर उठाता है और लकड़ी पर 3 बार दस्तक देता है। खट खट खट। वह फिर से दस्तक देता है, इस बार थोड़ा जोर से। सन्नाटा और भी भारी हो जाता है। हवा में एक अजीब सा ठहराव है। आरिफ के माथे पर पसीने की एक बूंद उभरती है। वह अपना कान दरवाजे के पास ले जाता है, लेकिन वहां केवल सन्नाटा है। उसके सीने में धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि घर की हवा आज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और भारी है। आरिफ का हाथ कांपते हुए पीतल के हैंडल पर टिकता है। वह उसे घुमाता है। एक धीमी चरमराहट के साथ दरवाजा खुलता है। कमरे के अंदर की हवा स्थिर है, जैसे वहां बरसों से कोई हलचल न हुई हो। आरिफ एक कदम अंदर रखता है। फर्श पर धूल की एक परत जमी है। उसकी नजरें बिस्तर की ओर जाती हैं। मां वहां लेटी हुई है। वह बिल्कुल वैसी ही स्थिर है जैसे कोई गहरी नींद में हो। आरिफ तेजी से उनके पास पहुंचता है। वह पुकारता है, लेकिन आवाज उसके गले में ही फंस जाती है। वह झुकता है और मां के कंधे पर अपना हाथ रखता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह धीरे से उनका हाथ पकड़ता है। हाथ का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा है। आरिफ की उंगलियां उस ठंडेपन को महसूस करती हैं जो हड्डियों तक पहुंच चुका है। वह हाथ को हिलाता है, लेकिन वह बेजान होकर वापस बिस्तर पर गिर जाता है। वह एक बार फिर मां की कलाई को छूता है। कोई धड़कन नहीं है। आरिफ के पैर कांपने लगते हैं। वह पीछे हटता है।
आरिफ के हाथ से उसका लैपटॉप बैग फर्श पर गिरता है। आरिफ के घुटने फर्श पर टिकते हैं। वह बिस्तर के पास झुकता है। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित हैं। उसकी नजरें मां के चेहरे से हटकर धीरे धीरे उनके सिर के नीचे दबे तकिए पर जाती हैं। वहां सफेद कपड़े के किनारे से एक कागज का कोना बाहर निकला हुआ है। आरिफ का हाथ हवा में कांपता है। वह उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन उंगलियां सुन्न हो चुकी हैं। वह धीरे से तकिए को थोड़ा ऊपर उठाता है। कागज का वह टुकड़ा जिस पर स्याही के निशान साफ दिख रहे हैं, बाहर निकल आता है। आरिफ उसे अपनी हथेलियों में थाम लेता है। कागज का स्पर्श खुरदरा है। उसके हाथ इतने कांप रहे हैं कि कागज की सरसराहट कमरे के सन्नाटे को चीर रही है। वह उसे धीरे धीरे खोलता है। एक एक मोड़ खुलते ही आरिफ की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे पता है कि इस पर क्या लिखा हो सकता है, फिर भी वह अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकर कागज पर गिरती हैं और स्याही को थोड़ा धुंधला कर देती हैं। वह कागज को अपनी आंखों के करीब लाता है। कमरे की धुंधली रोशनी में अक्षर तैरते हुए महसूस हो रहे हैं। आरिफ की पकड़ कागज पर और भी सख्त हो जाती है। वह उसे पूरी तरह खोल देता है। आरिफ की नजरें कागज पर लिखे शब्दों पर टिक जाती हैं। स्याही से लिखे अक्षर धुंधले हैं, लेकिन वे आरिफ की आंखों में चुभ रहे हैं। बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस 10 मिनट मांगे थे। ये शब्द किसी धारदार हथियार की तरह उसके सीने में उतर जाते हैं। आरिफ का पूरा शरीर एक झटके से कांप उठता है। वह उन शब्दों को मन ही मन दोहराता है। 10 मिनट, बस 10 मिनट। उसकी आंखों के सामने दफ्तर की वो ऊंची इमारत, वो फाइलें और वो क्लाइंट्स के फोन कॉल एक एक करके राख में बदलते महसूस हो रहे हैं। उसने जो सफलता का महल खड़ा किया था, उसकी नींव आज इस कागज के एक छोटे से टुकड़े के सामने ढह गई है। आरिफ के हाथ से कागज का कोना छूटने लगता है, लेकिन वह उसे और जोर से भींच लेता है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे कमरे की हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गई हो। उसे अब वो आलीशान घर, वो घड़ियां और वो बैंक बैलेंस, सब कुछ बेमानी लग रहा है। उसने दुनिया की हर सुख सुविधा जुटाई, लेकिन उस एक चीज को खो दिया जो सबसे कीमती थी। शायद वे भी तुम्हारी कामयाबी के सामने बहुत कीमती थे। यह वाक्य आरिफ के दिमाग में गूंज रहा है। वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए असल में एक गहरी खाई में गिर चुका है। कागज आरिफ की उंगलियों से फिसलकर फर्श पर गिर जाता है। वह एक लंबी दर्द भरी चीख के साथ मां के पास झुक जाता है। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आती है। आरिफ मां के कंधों को पकड़कर उन्हें जोर जोर से हिलाता है। मां, उठो, देखो, मैं आ गया हूं। मैं अब तुम्हें पूरा दिन दूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहकर मां के चेहरे पर गिर रहे हैं, लेकिन मां की पलकें नहीं फड़कती। आरिफ का गला रुंध गया है। वह घुटनों के बल फर्श पर बैठ जाता है और अपना सिर मां के बिस्तर के किनारे पर टिका देता है। वह पागलों की तरह एक ही बात दोहराता है, बस एक बार आंखें खोल लो मां, बस एक बार। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही हैं। वह मां के ठंडे हाथों को अपने गालों से लगाता है। उसे उम्मीद है कि शायद कोई हलचल हो, शायद कोई आहट मिले, लेकिन वहां सिर्फ पत्थर जैसी शांति है। आरिफ की चीखें अब सिसकियों में बदल चुकी हैं। वह अपना चेहरा हाथों में छिपा लेता है। वह उस खालीपन को महसूस कर रहा है जो अब उसके पूरे जीवन को घेर चुका है। मां की चुप्पी उसके हर शब्द का जवाब बन चुकी है। आरिफ अब और नहीं चिल्ला सकता। वह बस मां के बिस्तर के पास सिमट कर रह गया है। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी टिक टिक कर रही है, जो अब आरिफ के लिए किसी सजा से कम नहीं है। वह धीरे से सिर उठाकर कमरे के चारों ओर देखता है। मेज पर पटा उसका महंगा स्मार्टफोन वाइब्रेट कर रहा है। आरिफ उस फोन को देखता है और फिर उसे उठाकर दीवार पर दे मारता है। फोन के टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। यह शोर कमरे के सन्नाटे को और भी गहरा कर देता है। आरिफ को अब एहसास हो रहा है
कि कामयाबी महज एक भ्रम था। वह उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। उसकी नजरें उन फाइलों पर पड़ती हैं। वह उन फाइलों को उठाता है और उन्हें फाकर हवा में उछाल देता है। कागज के टुकड़े बर्फ की तरह कमरे में गिर रहे हैं। वह घुटनों के बल वापस बैठ जाता है। अब उसे कोई मीटिंग याद नहीं, कोई डेडलाइन नहीं दिख रही। वह अपना हाथ फर्श पर रखे उस कागज के टुकड़े की ओर बढ़ाता है जिसे मां ने आखिरी बार छुआ था। आरिफ दफ्तर की उन आलीशान कुर्सियों को देखता है जो अब उसे किसी पिंजरे जैसी लगती हैं। अगले दिन वह अपनी कंपनी के कागजात पर हस्ताक्षर करता है। वह एक एक करके अपने सारे सौदे रद्द कर देता है। उसके कर्मचारी हैरान हैं, लेकिन आरिफ के चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं है। वह अपनी महंगी कार की चाबियां मेज पर छोड़ देता है और दफ्तर के भारी कांच के दरवाजे को पीछे छोड़कर बाहर निकल आता है। शहर की भी उसे अब अपनी ओर नहीं खींचती। वह उस बड़े बंगले को खाली कर देता है जहां हर कोना मां की कमी को चीख चीख कर बता रहा था। वह अपना सारा सामान एक छोटी सी ट्रक में भरवाता है। शहर के शोर से दूर वह एक छोटे से मकान की चाबी लेता है। घर की दीवारें सादी हैं, वहां कोई फाइलें नहीं, कोई फोन की घंटी नहीं है। आरिफ अपने हाथों से घर की सफाई करता है। वह एक पुरानी कुर्सी बरामदे में लगाता है। अब उसके पास न कोई क्लाइंट है, न कोई मीटिंग की चिंता। वह अपनी तिजोरी से निकले सोने के गहनों और कीमती घड़ियों को एक बक्से में बंद कर देता है। अब उसके पास केवल समय है। शाम ढलते ही आरिफ पार्क की ओर रुख करता है। वह अपने साथ एक बड़ा थर्मस और डिस्पोजेबल कप लेकर चलता है। पार्क की बेंचों पर बैठे बुजुर्गों को देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। वह पहली बेंच के पास रुकता है जहां दो बुजुर्ग शतरंज खेल रहे हैं। आरिफ झुककर उन्हें चाय का कप थमाता है। वह उनके पास बैठता है, उनकी बातें सुनता है। वह किसी बड़े क्लाइंट की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह उनके साथ वक्त गुजार रहा है। एक बुजुर्ग अपना हाथ आरिफ के कंधे पर रखता है। आरिफ की आंखें नम हो जाती हैं। वह चाय के कप भरता है, उन्हें बांटता है और हर कप के साथ उसे अपनी मां की याद आती है। वह उन बुजुर्गों की झुर्रियों को गौर से देखता है, जैसे वह अपनी मां के चेहरे को फिर से पढ़ रहा हो। वह उन लोगों की कहानियां सुनता है। चाय की भाप हवा में घुल रही है और आरिफ का ध्यान अब किसी फोन या फाइल पर नहीं, बल्कि सामने बैठे इंसान की बातों पर है। वह अब भाग नहीं रहा, वह बस ठहर गया है। हर शाम का यह सिलसिला उसे उस कमी को पूरा करने का मौका देता है। पार्क से लौटने के बाद आरिफ अपने छोटे से घर के मुख्य दरवाजे के पास रुकता है। उसके हाथ में एक ब्रश और गहरा काला रंग है। वह दीवार की सतह को साफ करता है। धूल के कण हवा में उड़ते हैं। वह एक एक अक्षर को बड़ी सावधानी और धीमेपन से दीवार पर उकेरता है। ब्रश की नोक दीवार पर रगजा खाती है। एक लयबद्ध आवाज गूंजती है। पहले शब्द उभरते हैं, फिर पूरा वाक्य आकार लेता है। संदेश साफ है, समय ही सबसे महंगी मुद्रा है और इसे अपनों पर खर्च न करना सबसे बड़ा दिवालियापन है। आरिफ पीछे हटकर उसे पढ़ता है। वह ब्रश को बाल्टी में डालता है और अपने हाथों से पेंट के दाग पोंछता है। यह दीवार अब केवल ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि उसके पूरे जीवन का निचोड़ है। वह उस संदेश को छूता है। उंगलियां सूखे हुए अक्षरों पर ठहर जाती हैं। घर के अंदर की रोशनी उस दीवार पर पड़ती है, जिससे शब्द और भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। आरिफ खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के अंधेरे को देखता है, लेकिन उसके भीतर अब कोई खालीपन नहीं है। वह जानता है कि यह दीवार आने वाले हर दिन उसे याद दिलाएगी कि उसने क्या खोया था और अब वह क्या बचा रहा है। वह एक गहरी सांस लेता है, घर का दरवाजा बंद करता है और अंदर की शांति में डूब जाता है। आरिफ अपने घर की खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठता है। बाहर की दुनिया का शोर अब उसके भीतर कोई हलचल पैदा नहीं करता। वह अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखता है। उसके चेहरे की रेखाएं ढीली पड़ गई हैं। माथे पर अब कोई तनाव की लकीर नहीं है। वह धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है।
उसके होठों पर एक हल्की स्थिर मुस्कान है। यह वह सुकून है जो करोड़ों की कमाई में कभी नहीं मिला था। वह अब समझ चुका है कि असली सफलता अपनों के साथ बिताते पलों में है। वह खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस करता है। उसका शरीर पूरी तरह शांत है। अब कोई फोन नहीं बज रहा, कोई फाइल उसे नहीं बुला रही। आरिफ अपनी आंखें खोलता है और सामने रखी उस दीवार को देखता है। वह अब एक संतुष्ट इंसान है जिसने खुद को पा लिया है।